बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 लेक्चर फर्स्ट है हमारा और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहली बात जो की गई है वो साइंस की है। साइंस का बताया गया है कि साइंस इज़ अ सिस्टमाइड नॉलेज, यानी कि साइंस जो है एक सिस्टमाइड नॉलेज है और इसमें यानी कि तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो है साइंस के अंदर नेचर को समझने के लिए वो एक सिस्टम के तहत होते हैं। साइंस के अंदर जितना भी इल्म हमारे पास आता है वो एक सिस्टम के तहत है सारा ही। साइंस में बहुत सिंपल स्टेप से प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर कम्प्लेक्स लेवल की जानिब बढ़ता जाता है। तो हम वो तमाम स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं और फिर हम नताइज अखज़ करते हैं ताकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझ सकें। तो इस तरह से साइंस एक सिस्टमाइड नॉलेज है, यानी कि बहुत सिंपल लेवल से कम्प्लेक्स की जानिब तमाम प्रोसेस को समझने के लिए हम मूव करते हैं। ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम एक्सपेरिमेंट्स तक पहुंचते हैं और फिर नताइज अखज़ करते हैं, थ्योरी या लॉ बनता है और इस तरह हमारे पास एक पूरा आंसर मौजूद होता है। जो भी प्रॉब्लम हमारे जहन में हो, जो भी क्वेश्चन हमारे जहन में हो साइंस के रिलेटेड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम भी जो भी इशू लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक होगा वो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाएगा। जैसे कि अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है ये ह्यूमंस के अंदर फीवर काज करता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड को हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। बायोलॉजिकल मेथड जो है इसने बहुत अहम रोल प्ले किया है हमारी लाइफ्स में। ये स्टार्ट हुआ था 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट हुआ जब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए थे 1590 के अंदर। ये एक MCQs है, आपने ये याद रखना है कि बायोलॉजिकल मेथड कब स्टार्ट हुआ, 500 ईयर्स अगो 1590 के अंदर गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट जब किए। तो तब से लेके आज तक की रिसर्च में बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम रोल है। सबसे ज़्यादा अहम रोल बायोलॉजिकल मेथड ने प्ले किया है मेडिसिन्स में, इकोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में। हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड 500 साल से लेके आज तक भी यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ मेडिसिन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में है। ये भी एक MCQs है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करने की बात करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर, तो हमारे पास ये स्टेप्स आते हैं बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करने के, जिसमें सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ। ये 7 स्टेप से गुजर के हम बायोलॉजिकल मेथड इसके ज़रिए अप्लाई करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर। तो वन बाय वन हम इन तमाम स्टेप्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल मेथड को सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल की तरफ लेके जाते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक हो, उसे हमने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रॉब्लम है भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक प्रॉब्लम होगी तो हम उसके ऊपर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करेंगे। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक नहीं है तो हम उस पर बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन, यानी कि हमने ये देखना होता है, ये पहचान करनी होती है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है, आया ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नॉन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक है। इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि मुशाहदा है, ऑब्जर्वेशन जो होती क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन डियर स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास रेलिवेंट डाटा की कलेक्शन होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक जो भी हम डाटा इकट्ठा करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देख के उसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो भी हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके डाटा इकट्ठा करेंगे, यानी कि विजन देखने से, हेयरिंग सुनने से, स्मेल सूंघने से, टेस्ट चखने से और टच छूने से, इन तमाम
5 सेंसेस को यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को के लिए जो भी हम डाटा इकट्ठा करेंगे वो हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये ऑब्जर्वेशन और ये 5 सेंसेस जो है ये MCQs बन सकता है। जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की तो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं ऑब्जर्वेशन की, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसे हम नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये होगी हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि ये दुरुस्त है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो जो हमने नंबर्स को चूँकि यूज़ करना होता है तो हम नंबर्स की ही बात करते हैं। एग्जाम्पल देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बर्फ़ जमती है जिस डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो है 0, और पानी जब बॉयल होता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। तो इस तरह ये देखिए हमने 0 की भी बात की और 100 की भी बात की, तो नंबर्स में हमने यानी कि मैथ्स के डिजिट्स यूज़ किए, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम मैथ्स के नंबर यूज़ करते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथानॉल वेट्स 589 ग्राम्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ भी डिजिट्स को यूज़ किया, नंबर्स को यूज़ किया कि वाटर जो है 1 लीटर वाटर का वेट जो है वो 1000 ग्राम्स है और 1 लीटर इथानॉल का जो वेट है वो 789 ग्राम है। तो इस तरह से ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुई हमारे पास, जिसमें हमने नंबर्स को यूज़ किया। ये MCQs आ सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 1 लीटर वाटर का वेट क्या है और 1 लीटर इथानॉल का वेट क्या है, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम नंबर्स कभी भी यूज़ नहीं करते। ये लेस एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने नंबर्स यूज़ नहीं करनी, इसमें हमने जस्ट एक बात करनी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो इसमें सिर्फ हमने एक बात की कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोल्डर होता है, ठंडा होता है, जबकि उसके बॉइलिंग पॉइंट से ये निस्बत उसकी बॉइलिंग पॉइंट से, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये कोल्डर है और बॉइलिंग पॉइंट ये हॉट होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है, हमने कोई नंबर यूज़ नहीं किया। इसी तरह हमने नीचे बात की है, लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथानॉल, कि वाटर जो है 1 लीटर ये हैवियर होगा इथानॉल की निस्बत। तो यहाँ पे हमने कोई डिजिट, कोई नंबर यूज़ नहीं किया, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ बात की। ये थी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इसलिए इसकी एक्यूरेसी यानी कि इसके दुरुस्त होने के चांसेस कम होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और पीछे जो हमने ऑब्जर्वेशन की बात की वो MCQs बन सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद जो आता है स्टेप वो है हाइपोथेसिस। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड से, तो इसमें सबसे पहले हमने रिकॉग्निशन करनी होती है कि आया कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। दूसरा स्टेप जो होता है वो हमने ऑब्जर्वेशन करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देख के मुशाहदा करके उसके ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करनी होती है, रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करना होता है। उसमें 2 टाइप्स है और उसके बाद हाइपोथेसिस आता है। हाइपोथेसिस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हाइपोथेसिस जो होता है ना, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमने 5 सेंसेस को यूज़ करके डाटा इकट्ठा किया होता है, उन्हें यूज़ करके हमने एक मफरूदा देना होता है, एक स्टेटमेंट देनी होती है, तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाता है। एक्सप्लेन करना होता है अपनी ऑब्जर्वेशन को, जो हमने देख के डाटा इकट्ठा किया है, सूंघने से डाटा इकट्ठा किया है, चखने से डाटा इकट्ठा किया है, यानी कि 5 सेंसेस को यूज़ करके जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुताल्लिक हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको हमने एक्सप्लेन करना होता है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं तमाम ऑब्जर्वेशंस के डाटा को और एक स्टेटमेंट दे देते हैं। जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमने पीछे इकट्ठी की होती हैं, डाटा इकट्ठा किया होता है ऑब्जर्वेशन करके, तो उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल दे देते हैं बायोलॉजिस्ट, और इसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल, कोरोना इज़ अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ लंग्स डिजीज इन ह्यूमन। हमने देखा कि जो कोरोना है वो लंग्स डिजीज़ कॉज करता है, फेफड़ों की बीमारी होती है, सांस लेने की बीमारी होती है कोरोना से। तो ये हमने
ऑब्जर्वेशन की, यानी कि हमने देखा, पहले हमने देखा, देखने से हमें पता चला कि कोई ऐसा वायरस है जो कि काज कर रहा है बीमारी। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर मज़ीद अपनी सेंसेस यूज़ की और इसने हमने बाद में एक हाइपोथेसिस दे दिया, एक डाटा की शक्ल दे दी कि कोरोना जो है ये पॉजिटिव एजेंट है लंग्स डिजीज़ का ह्यूमंस के अंदर। तो ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स आती हैं पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके करैक्टरिस्टिक्स बयान करें, उसकी खसूसियात क्या होती हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस की। तो ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो हाइपोथेसिस जो हम दे रहे हो ना, ये एक जर्नल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये एक टेंटेटिव, एक मफरूज़ा होना चाहिए, एक मफरूज़ी सा आर्जी सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर कोरोना की बात की कि एक जर्नल स्टेटमेंट भी है और ये एक आर्जी आइडिया भी है। तो जो हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की हो उसके साथ ये हमारा हाइपोथेसिस मैच करना चाहिए। कि ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि हमने की है मलेरिया के ऊपर और हम जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं वो कोरोना का दे रहे हैं। जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसी के मुतालिक हमने अपना हाइपोथेसिस देना है। और इसके बाद बात करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस होगा, गुड हाइपोथेसिस, ये सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल। देखें ऊपर वाली लाइन जो हमने हाइपोथेसिस दिया कि कोरोना जो है पॉजिटिव एजेंट है लंग्स डिजीज़ का ह्यूमंस के अंदर, कितना सिंपल है, जर्नल स्टेटमेंट है, टेंटेटिव आइडिया है और ऑब्जर्वेशंस के मुतालिक है कि हमने पीछे ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल कोरोना के ऊपर की हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हाइपोथेसिस है ना, ये पोटेंशली फॉल्सिफाइएबल होना चाहिए, यानी कि इसे जुटलाया जा सके। कोई भी इसके ऊपर जो नेक्स्ट वर्क करे वो इसे जुटला सके, इसे डिसप्रूव कर सके हाइपोथेसिस को। ये नहीं है कि हमने जो बात कह दी ये अटली है, ये गलत नहीं हो सकती, ये गलत भी हो सके, ठीक है। ये है हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे हाइपोथेसिस में ये वाली करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बायोलॉजिस्ट यूजुअली यूज़ करते हैं रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। रीजनिंग यूज़ की जाती है, रीज़न कि क्यों है ऐसा, कब है ऐसा। तो ये रीजनिंग जो यूज़ होती है तो ये हाइपोथेसिस के लिए बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं इसे। लेकिन हाइपोथेसिस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हमारे पास यही जो जनरल स्टेटमेंट, टेंटेटिव आइडिया, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एग्री, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ये हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये MCQs भी इनमें बन सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो है डिडक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन क्या होता है? ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के जो हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज अखज़ करते हैं हाइपोथेसिस से, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? हाइपोथेसिस के नताइज को डिडक्शन कहा जाता है। और डिडक्शन के लिए बायोलॉजिस्ट इफ़ एंड देन, इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करते हैं, अगर और फिर। एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। देखें कि एक हमने हाइपोथेसिस था, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बर्ड्स के विंग्स के लिहाज से, तो इसका डिडक्शन जो बना वो ये है कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज आर आल्सो बर्ड्स एंड हैव विंग्स। अगर तमाम बर्ड्स जो हैं, तमाम परिंदे जो हैं उनके पर हैं, तो फिर हम इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं। देन पहले देखें इफ़ यूज़ हो रहा है, देन और फिर आगे आके देन यूज़ हो रहा है। तो इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन वी कंक्लूड, अगर तमाम बर्ड्स जो हैं उनके पास विंग्स हैं तो फिर हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जो स्पैरोज हैं वो भी बर्ड्स हैं और उनके भी विंग्स हैं। तो यहाँ तक हो गया डिडक्शन। डिडक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, टेक्स्ट करके। तो काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।